इनमें दान पात्र का अगला सवाल क्या कहता है, उस तरफ जरा चले जाएं, क्योंकि हमारे जहन में जो कौंध रहा है क्या वो दान पात्र के भी दिमाग में है। ये होता कैसे था? इतने सारे सीसीटीवी वहां लगे हुए हैं, इतनी सारी व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आम जीवन में किसी से कोई गलती हो जाए तो भगवान के पास मंदिर में जाकर वो माफी मांगता है, अपने किए हुए का प्रायश्चित करता है। वो भगवान के पास पहुंचकर वहां सेवा में रहकर ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी आत्मा कांपी क्यों नहीं? कैसे होती थी चढ़ावा चोरी, पूछ रहा है ये दान पात्र, और इसका जवाब लेना बहुत जरूरी है। लेकिन पहले प्रक्रिया समझ लीजिए, यह किया क्या जाता था और कैसे किया जाता था। दान पात्र से चोरी हो कैसे जाती थी? लोग जाकर अपना चढ़ावा जब दान पात्रों में डालते थे, जिसमें रकम भी होता था, जिसमें कैश भी होता था, और उसमें बहुमूल्य धातुएं जेवरात भी होते थे, उनको कैसे वहां से गायब कर दिया जाता था, ये एक प्रक्रिया बनाई गई थी। ये मॉडस ऑपरेंडी क्या थी, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दान पात्र की गवाही में जरा जल्दी से फ्लैश कीजिए, प्रक्रिया क्या थी, किस तरीके से इस चोरी को अंजाम दिया जाता था, गणना कक्ष कैसे यहां तक की बात होती थी, कैसे इसको पार किया जाता था। देखिए, इस तरीके से दान पात्र से चीजों को निकाला जाता था, और एक बॉक्स में जिसमें सील्ड होता था उसमें इसको रखा जाता था, रखने के बाद इसको सील किया जाता था। चढ़ावा चोरी का खेल कैसे चल रहा था वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सोर्सेस ये बता रहे हैं, ये सोर्सेस ने बताया है कि चढ़ावे को दान पात्रों से निकाला जाता था, और दान पात्र से जब ये चढ़ावा, या जिसको आप कह लीजिए सामूहिक समेकित रूप से इसको चढ़ावा ही कह लीजिए, जिसमें अलग अलग तरीके की चीजें होती थी, चढ़ावा निकालने के बाद इसको एक सील्ड बक्से में रखा जाता था। फिर इसको गणना कक्ष में, क्विकली दिखाइए जरा, गणना कक्ष में चढ़ावे की गिनती होती थी। यही वो मौका होता था जब शुरू होता था गबन का खेल। यहीं पर दो तरीके से लूट होती थी। एक तो इसी कैश में से कुछ निकालकर आसपास वॉशरूम या कहीं पर छिपाया जाता था, जिसको बाद में जो गणना कर्मी वहां से निकलते थे वो किसी तरीके से मंदिर से बाहर ले जाने में कामयाब हो जाते थे। और दूसरा तरीका यह होता था कि जब गणना होती थी उसी में जितनी रकम बताई जाती थी कि गिनी हुई रकम इतनी है, उससे कुछ ज्यादा रकम इसमें रख दी जाती थी, और यह चला जाता था पूरा का पूरा सामान। कहां चला जाता था? बैंक। जब यह बैंक जाता था तो केवल गणना करके जितनी रकम उसमें लिखी हुई है उसको वहां पर जमा दिखाया जाता था, जो अतिरिक्त रकम होती थी उसको आपस में बांट लिया जाता था। यह वो तरीका होता था, और यही हमने आपको बनाकर बताने की यहां कोशिश की है, किस तरीके से अपने जेब के हवाले वहां गणना कर्मी कर लेते थे, या कैसे थोड़ा ज्यादा करके उसको और फिर भेज दिया जाता था बैंक में। और धीरे धीरे ये जो ज्यादा किए जाने वाली रकम थी ना, मान लीजिए कहा गया कि 20,000 रुपए, 20,000 कहा गया लेकिन रख दिया गया 25,000। अब ये जो 5,000 अतिरिक्त रखे गए, वहां बैंक में जाने के बाद केवल 20,000 वहां पर रजिस्टर में चढ़ाए गए और जमा किए गए। 5,000 रुपयों की आपस में बंदरबांट हो गई। ये जो चलता था, ये सवाल यही है कि चोरी की गई रकम का किया क्या जाता था, फेर फेर किए गए कैश को यात्री सुविधा केंद्र के वॉशरूम में कैसे छिपाया जाता था। ये तमाम सवाल हैं जो सोर्सेस ने बताया है कि किस तरीके से होता था। यहां होता था चोरी की गई राशि को बाहर ले जाने का काम भी, किस तरीके से उसको बाहर ले जाता था। बेहद शातिराना तरीके से सुरक्षा जांच को चकमा देकर वो लोग जो कहीं कहीं छिपाते थे रुपयों को, चीजों को, वो धीरे से बाहर ले जाते थे। सुरक्षा घेरा तोड़कर रकम बाहर ले जाने के बाद यह रकम कौशलपुरी में एक लोकेशन में पहुंचाई जाती थी, और फिर दान पेटियों से निकाली गई रकम का बंटवारा होता था। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चढ़ावा चोरी का खेल होता था। चोरी, या तो यहां पर ही निर्मल कौर जी कुछ कहना चाह रही हैं क्या आप? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि गणना कक्ष में कोई नोट गिनने की मशीन नहीं दिखाई दे रही थी कभी भी? गणना कक्ष में नोट गिनने की मशीन क्यों नहीं थी? ये तो खैर जो आप देख रही थी निर्मल जी, ये जो आपने देखा ये प्रतीकात्मक था। एआई वीडियो हमने बना के, ताकि लोगों के दिमाग में अंकित हो सके कि ये हुआ कैसा है, क्योंकि देखना जो है, नहीं, गणना की मशीन या तो होती नहीं थी या बहुत बाद में। अगर गणना की मशीन ही होती वहां, तो गणना की मशीन तो बताती आपको कि कैसे यह होता था। और ये बात मुझे लगता है कि जितने फुटेजेस अभी तक वहां से आए हैं उसमें यह बात प्रमाणित हो रही होगी। और शायद आपने भी देखा होगा इसको गीतिका जी, कि क्या जानबूझकर कई जगह पर टेक्नोलॉजी का सहारा इसलिए नहीं लिया जा रहा था ताकि वो लूप होल बने रहें और उसको एक्सप्लॉइट किया जाता रहे? देखिए, इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा था या नहीं, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि 800 से अधिक कैमरे हैं, पर वो ये बताइए, हमने कई करप्ट ऑफिसर्स को देखा है गीतिका जी, जिनके घर में छापे पड़ते हैं जब, तो वहाँ नोट गिनने की मशीनें मिलती हैं, है ना? तो अगर वो ऑफिसर्स अपने घर में नोट गिनने की मशीनें रख सकते हैं, तो यहाँ नोट गिनने की मशीनें क्यों वहाँ पर नहीं थी जहाँ इतनी सारी नोटों की गिनाई होती थी?
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 800 से अधिक कैमरे हैं, गणना कक्ष में बहुत सारे कैमरे हैं, तो जब कैमरों की निगरानी में सब कुछ हो रहा है तो शायद उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि हम ये मैनुअल काम कर सकते हैं। मुझे लगता है ये जो, क्योंकि आप सीसीटीवी भी एक्सपर्ट हैं, मैं भूपेश जी के पास जाऊंगा जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, लेकिन सीसीटीवी केवल लगा दिए गए थे ताकि बताया जा सके कि सीसीटीवी लगे हुए हैं, या सीसीटीवी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी हो रहा था? कैमरों के होने से हम ये गारंटी नहीं कर सकते कि कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। ब्लाइंड स्पॉट्स भी हो सकते हैं। ब्लाइंड स्पॉट्स कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहां कैमरा कवरेज नहीं कर पा रहा, एंड उसके अलावा लाइव मॉनिटरिंग कितनी हो रही है और उसको कितना मॉनिटर किया जा रहा है, ये एक और पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो सेंट्रलाइज्ड हाईटेक वहाँ पे एक सिस्टम है, कंट्रोल रूम है, जहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग स्टोर की जाती हैं। जितने भी हमारे सीसीटीवी कैमरे हैं वो NVRs हैं, हमारे नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम। आपने RMO के बारे में खबर देखी है? नहीं। रेडियो मॉनिटरिंग ऑफिसर जो था वो 17 सालों से वहाँ था। कहा यह जाता है कि उसके कई ट्रांसफर्स भी हुए जिसको उसने निरस्त करा लिया। 17 सालों से वो वहाँ पर बना हुआ था, और क्या उसका भी कोई मोटिव था? वो क्यों वहाँ रहना? ये ठीक है, किसी की ये आस्था हो सकती है कि मैं राम जी की नगरी में पोस्टेड हूँ, ये मेरा सौभाग्य, मैं यहाँ से, लेकिन इस मामले में ये लगता है कि अगली बार आऊँगा तो आपसे पूछूंगा। लेकिन भूपेश जी के पास जाता हूँ, भूपेश जी ने कुछ महत्वपूर्ण देखा है, इशारा किया है मुझे, मतलब क्या है महत्वपूर्ण आपके पास? देखिए, ये एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो आप बोल रहे थे कि अन्य लोग भी हैं, ये अन्य लोग मैं आपको बता देता हूँ। ये खाली बैंकर्स या अंदर के टीम मेंबर्स ही नहीं है, ये अकाउंटेंट और CAs भी इसमें शामिल है। और ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट वगैरह। अभी आपने सीसीटीवी की बात कही, सीसीटीवी में हमने टेम्परिंग, जो आप बात कर रहे हैं कि एक आदमी 17 साल से बना हुआ था, ये ऐसे लोग जो टेम्परिंग लगातार उस फुटेज को हटाते रहते होंगे वहाँ पर, जो ऐसी कोई जो वॉशरूम में जाके वो नोट रख लेना, बाद में वहाँ से निकाल लेना। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहूँगा, ऐसे मैंने कई केसेस पढ़े हैं फॉरेंसिक में, जो ऐसे दान पेट या ऐसे डोनेशन बॉक्सेस होते थे, उनमें एक एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट भी बना होता था नीचे, जिसमें वो एक्स्ट्रा रकम रख दी जाती थी और बाकी की रकम जमा हो जाती थी। जब वो वापस आते थे तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट था वो कहीं और उतार लिया जाता था। तो इस तरीके से भी ये दान पेटिका में, मतलब दान पेटी के नीचे, मतलब जहाँ गणना करके रखा जाए, जो सील्ड बक्सा होता था, उसमें नीचे तहखाने में कुछ बना दिया गया और उसमें छिपा दिया गया। नहीं, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ये लोग जो छिपाते थे, ये बाहर, ये इतनी ज़्यादा चाक चौबंद वहाँ व्यवस्था, सेल फोन आप नहीं ले जा सकते, गाड़ी की चाबी नहीं ले जा सकते, वहाँ पर ये कैश या दूसरी चीज़ें जो ये पार करते थे, ये बाहर ले कैसे जाते थे? नहीं, ये तो पूरी टीम वर्क है ना, ये तो सब लोग जो, या फिर ऐसा होता है कि जब कोई जा रहा होता है तो उसकी फ्रिस्किंग और चेकिंग ज़्यादा सघनता से होती है, और जब निकल रहा होता है तब उसके ऊपर उतना ध्यान, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जाते हुए, एंटर करते हुए ज़्यादा सावधानी बरती जाती है, निकलते हुए समझा जाता है कि अब तो ये निकल रहे हैं और इनका शायद उतना ध्यान देना आवश्यक। क्या इस लूप होल का फायदा उठाया गया हो सकता है? नहीं, चेकिंग भी होती होगी, पर जो चेकिंग कर रहा होगा वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल होगा, क्योंकि एक बार ऐसा हो सकता है, 2 बार ऐसा हो, पर लगातार अगर ये घटना हो रही है और ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है पिछले 2.5 वर्षों से, तो डेफिनेटली ये पूरी की पूरी चेन बनी हुई होगी इन लोगों की, जिसकी शिनाख्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्वेस्टिगेशन इसमें 3 स्तर पर होगा। एक तो जनरल फॉरेंसिक जो आप देख रहे हैं, फिंगरप्रिंट वगैरह ये सब चीज़ें, और दूसरी चीज़ है डिजिटल फॉरेंसिक। अब यहाँ पर डिजिटल फॉरेंसिक में खाली सीसीटीवी फुटेज ही नहीं, बल्कि मोबाइल फ़ोन्स भी हैं उन लोगों के जो इसमें शामिल थे। जितने भी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, मैसेजेस हैं, डेटा जो भी है, वो इसमें से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है फॉरेंसिक अकाउंटिंग। जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग जो देखा जाएगा, कितनी रकम बाहर निकाली गई है, कितनी रकम जमा की गई है, या किन किन लोगों ने एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं या अपनी एसेट्स को बढ़ाया है। ठीक है, ये एक चीज़ और आप इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगली बार आऊँगा तो आपसे पूछूंगा।